दोस्तों कैश को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और केस के इफ़ेक्ट अच्छे से समझिएगा ताकि आप इस प्रकार के कॉन्सिक्वेंस से बच पाएँ जो कि नॉर्मली असेसिंग ऑफिसर लेता है। दोस्तों अब कैश भी बेनामी संपत्ति डिक्लेयर हो चुका है, इसके लिए जजमेंट आ चुकी है। दोस्तों इससे पहले कि हमें डिस्कस करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है और आपको अगर कंप्लायंस करनी है तो रेगुलर टैक्स के अपडेट आपको लेने होंगे। दोस्तों सबसे पहले केस के इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति कैश को लेके जा रहा था, 70 लाख रुपए का कैश लेके जा रहा था जिसे कि रास्ते में असेसिंग ऑफिस के द्वारा पकड़ लिया गया। दोस्तों व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि ये कैश तो उसने डिवोटी से लिया है, वो सत्संग के लिए इस पैसे को लेके जा रहा है। लेकिन दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस केस में सत्संग ने क्या इसकी ओनरशिप को क्लेम किया या नहीं। दोस्तों इस केस में बेनामी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए असेसिंग ऑफिसर के द्वारा लीगल एक्शन लिया गया जिसे कि टैक्स पेयर के द्वारा चैलेंज किया गया था कोर्ट में। दोस्तों व्यक्ति कैश को लेके जा रहा था, उसके साथ दो और व्यक्ति थे जो कि उसके साथ ही उस गाड़ी में थे जिसमें कि 70 लाख रुपए का कैश लेके जाया जा रहा था। दोस्तों इस केस में एप्लेंट 1 के द्वारा कहा गया कि कैश जो है वो सत्संग के लिए लिया गया है, डिवोटी से भक्तों से कलेक्ट किया गया है और वो जाके सत्संग में जमा करा देगा। लेकिन दोस्तों सत्संग ने इसकी ओनरशिप को डिनाई कर दिया। सत्संग ने कहा कि उसका इस कैश से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों इसकी वजह से इसे बेनामी ट्रांजैक्शन मानते हुए इसके ऊपर बेनामी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों इस केस में जो मेन क्वेश्चन ये थे कि क्या कैश को बेनामी एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी माना जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई व्यक्ति उस प्रेजेंस में है जिससे कि कैश मिला है, उसके साथी भी उसके साथ हैं, कि उन्हें भी बेनामीदार माना जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ओनर जो है वो अपनी ओनरशिप डिनाई कर देता है जैसे कि सत्संग ने इस केस में किया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। दोस्तों क्या इस केस में वैलिड इंक्वायरी करनी होगी, प्रायर अप्रूवल लेके उसके बाद ही बेनामी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। क्या शो को नोटिस इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि नई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है। तो इस प्रकार के बहुत से लीगल क्वेश्चन इस केस में इन्वॉल्व थे। दोस्तों इस केस में कोर्ट के द्वारा देखा गया कि कैश को प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा दोस्तों बेनामी एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि बेनामी एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि सभी प्रकार के एसेट अगर मिलते हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में से बेनामी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों इस केस में क्योंकि सत्संग जो एसोसिएशन थी उसने भी ओनरशिप डिनाई कर दी कि उसका इस कैश से कोई लेना देना नहीं है जो कि व्यक्ति के हाथ से मिला है। तो दोस्तों इस केस में जो एप्लेंट 1 है यानी कि जिससे कि कैश रिकवर हुआ है वो इस केस में बेनामीदार माना गया। दोस्तों इस केस में जो उसके साथी उसके साथ थे उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि इस केस में उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनसे कैश जब्त नहीं किया गया था। तो जिस व्यक्ति से कैश जब्त किया गया था उसके अगेंस्ट ही कार्रवाई की जा सकती है बेनामी एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पे जो साथी हैं जिनके पास के फिजिकल कैश नहीं मिला था उन्हें छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे उन साथियों ने कोई क्लेम भी नहीं किया था कि जो 70 लाख रुपए है वो उनसे बिलोंग करता है। एप्लेंट 1 ने ही कहा था कि जो कैश है वो सत्संग के लिए उसने इकट्ठा किया है। तो दोस्तों इस केस में जो वैलिडिटी है प्रोसीडिंग की वो चैलेंज की गई थी। दोस्तों इस केस में कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कोई प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है बेनामी एक्ट के अंतर्गत इंक्वायरी करने के लिए, और इस केस में पहले ही जो अमेंडमेंट है वो हो चुकी है एक्ट में। तो इस केस में जो शो को नोटिस है वो वैलिड जारी किया गया था, उसके बाद फर्दर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में असेसिंग ऑफिसर एग्जिस्टिंग मटीरियल के बेस पे फ्रेश इंक्वायरी कर सकता है। तो दोस्तों इस केस में जिस व्यक्ति के हाथ में 70 लाख रुपया मिला है उसे बेनामीदार मान के बेनामी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएंगी। तो दोस्तों ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप भी कोई कैश लेके जा रहे हैं तो आपको बताना होगा कि वो कैश कहाँ से आया, इसका असल मालिक कौन है। यदि आप ये नहीं बता पाते हैं तो उस केस में जिस व्यक्ति से कैश पकड़ा जाएगा उसे बेनामीदार मान के ब्लैक मनी लॉ के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो
तो इसलिए आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों, आप अपने क्लाइंट को भी एडवाइस करें कि वो हाई रिस्क एसेट यानी कि कैश में डील ना करें या फिर बहुत केयरफुली डील करें, ताकि वो इसका जो सोर्स है, ओनरशिप है, वो एक्सप्लेन कर पाएँ। तो दोस्तों, इस केस में कार्रवाई की जा सकती है। अगर जो ओनर है वो ये डिनाई कर देता है कि कैश उससे बिलोंग नहीं करता, तो जिस भी व्यक्ति के हाथ में कैश मिलेगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, ये जो डिसीजन है एपलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली बेंच के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट taxheal.com से। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो एक्ट की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।